कोई एक फंक्शन में मेरे हाथों से उनको बुके दिया गया था। तो कोई एक कॉमन फंक्शन था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनके घर में बहू बन के चली जाऊंगी। योर मैरिज वाज ऑलरेडी ऑन द रॉक्स फ्रॉम डे वन। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैंने हमेशा बैकग्राउंड पे रह के काम किया है। मुझे आज तक शिवसेना में एंट्री नहीं मिली है। मुझे उन्होंने इतना कहा था कि तुम महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मत आना, तुमको मैं राज्यसभा में देना चाहूँगा। 3 साल से लगातार वो प्रॉमिस करते गए, पर वो दे नहीं पाए। जब राज और उद्धव अलग हो रहे थे तो मैंने बहुत प्रयास किया कि इनके उद्देश्य होते हैं कि नहीं सिर्फ हम ही हैं, हम ही वारसदार हैं। अगर ये वृत्ति अगर किसी एक के दिमाग में है तो वही खुद को वारसदार समझता है। मैंने साहब को और साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है, तो उनके लिए सनातन जो हमारा धर्म है बहुत मायने रखता है। साहब ने कुर्सी को कभी महत्व नहीं दिया था, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुर्सी के लिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। लास्ट ईयर यू वेंट एंड मेट विद द चीफ मिनिस्टर, तो लोगों ने कहा देखो शी इज पुटिंग हर वेट बिहाइंड शिंदे साहब। कई साल के बाद मैं दसरा रैली में आमंत्रित हुई, तो मैं क्यों ना जाऊं। आज तक उनसे कोई काम नहीं मांगा है, ना उन्होंने मेरा कोई काम किया है। मैं ओपनली बोल सकती हूँ। तो मैं किसी की मिंदी नहीं हूँ, मैं किसी के हाथ के नीचे आने वाले में से नहीं हूँ। मुझे जो प्रेरित करते हैं वो थे बाला साहब, और अभी जो प्रेरित करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी। बिकॉज ऑफ माई टर्बुलेंस इन माई मैरिज आई रियली वांटेड टू डाइवर्ट माई माइंड। गोविंद दास से हमारी मुलाकात हुई थी घर पे। मैंने बोला कि मुझे पिक्चर बनानी है, तो बोलते हाँ भाभी चलो करो, बनाते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। सोनिया गांधी Not Rahul Gandhi. मैं Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai, the capital of the state of Maharashtra. Now, why am I specifying that? That's because my guest today was considered the second most important person in Mumbai. Smita Thakare, the daughter-in-law of Bala Saheb Thakare, is said to have even picked up the chief minister candidate then. It wasn't just politics. Smita Thakare, like the others in the Thakare family, wielded clout even in the film industry. She could pick up the phone and talk to any film producer, and her recommendation was met with immediate compliance. However, she fell out of favor with the family with the passing of Bala Saheb Thakare and has gone into political oblivion. But last year, she met with the current Chief Minister, Eknath Shinde, and speculation again grew whether Smita Thakare was back in action. Smita ji, thank you so much for being part of the podcast. My pleasure, Smita ji. We're going to do this Smita ji business all through. So, I want to start about your life journey. Everybody knows, and you came back into political news क्योंकि last year आप जब CM से मिले तो it was like, oh my God, Smita Thakare is back in the news, she's back in politics and things like that. So you came back in the news at that time. But let's go back, let's rewind about your childhood, how you met and how you met everybody in the Thakare family. कैसे हुआ वो सब? Let's go back to that. Basically, I'm from the middle class family, and my mom was a teacher. And my मुंबई में? हाँ, मुंबई में. She was teaching in some UP के स्कूल में वो कर रही थी, पढ़ाई थी. और मेरे पिताजी प्रीमियर ऑटोमोबाइल में थे. तो वी वर फ्रॉम 3 sisters and our priority was more of into education. So my mom dad were working. तो हमारे इसमें पूरा उन्होंने ध्यान दिया कि हमको अच्छा शिक्षण दे, हर चीज़ हमको पढ़ाए. उसके बाद में BSc कंप्लीट किया मैंने जेनेटिक्स में. और जेनेटिक्स में? हाँ जी. Oh my. So it was I really it was a new loved subject that ना subject. उस वक्त genetics. Yeah, it was like so but we had a very lovely teacher, so she pursued and she literally forced किस कॉलेज में से? रूपरेल कॉलेज. रूपरेल, okay. हाँ जी. तो बहुत अच्छे शिक्षक थे. एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी गुड इन माय स्टडी फर्स्ट, बट इट वाज माय फादर्स डिज़ायर दैट आई शुड. इन हमारे फैमिली में किसी को फर्स्ट क्लास नहीं मिला था, ऑनर्स कोई था नहीं. तो तभी मुझे उस वक्त मेरे पिताजी ने कहा कि कुछ फर्स्ट क्लास ला के दिखाना. तो मेरे लिए तो वो चैलेंज था, और मेरे पिताजी का वर्ड मेरे लिए बहुत सबसे मायने रखता है, क्योंकि हम बहुत मानते हैं उनको. तो बस उस वक्त उस
साल बहुत पढ़ाई की और फिर उनकी इच्छा पूर्ति की। तो बस यही एक चैलेंजेस लेते गए। एक्चुअली ये मेरा स्वभाव है कि जो अगर किसी ने कुछ इंस्टिगेट किया है तो वही चैलेंज मैं लेती रहूँगी और आज तक वही करती आई। और वो मेरे ख्याल से जर्नी में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। हार्ड वर्किंग, मिडिल क्लास, सॉलिड बैकग्राउंड। जी बिल्कुल। तो फिर देन यू गॉट इनटू द वर्कफोर्स, फर्स्ट जॉब? जी, आई गॉट जॉब इन मोपेक, दैट इज मोपेक ओवरसीज रिक्रूटमेंट का वो था। फिर मैं सेंटोर में थी। फिर सेंटोर में मैं सभी डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एज अ ट्रेनी सब सीखने। फिर लास्ट मेरी वो थी कि पर्सनल असिस्टेंट करके सेंटोर में। बस आफ्टर दैट देन आई गॉट टू नो थ्रू कॉमन फ्रेंड्स ठाकरे फैमिली और जयदेव से मिले आप? हाँ, फिर शादी हो गई उनके घर में और बस शादी के बाद की लाइफ। हाउ डिड यू एडजस्ट टू द फैमिली? क्योंकि आपकी फैमिली अलग थी, ये पॉलिटिकल फैमिली। एक्चुअली उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया। मैं जब शादी होके आई थी तो दे वर क्वाइट वेरी नॉर्मल पीपल। लाइक ऑफ कोर्स मेरे लिए साहब तो बहुत बड़े। और मैं जब कोई एक फंक्शन में मेरे हाथों से उनको बुके दिया गया था, तो कोई एक कॉमन फंक्शन था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनके घर में बहू बन के चली जाऊंगी। पर मेरे लिए तो वो ऑ फैक्टर थे उस वक्त, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे उस वक्त तो शिवसेना उन्होंने फॉर्म 1962 में फॉर्म की थी। और वो जो भी है उनकी एक इमेज मेरे दिल पे, हमारे बचपन से हमारे मेरे पिताजी माँ बाप उनको हम सब उनको फॉलो करते थे। तो एक्चुअली जब उनके घर में मैं पहली बार पहुंची तो मैं बहुत बड़े ऑ में थी। फिर धीरे धीरे पहचान हो गई उनकी घर के लोगों से। और उन्होंने इतना प्यार दिया शादी के बाद, मीन्स मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कोई ऐसे अलग हुआ। और मेन चीज़ इतनी कि मेरी सास को खाना बहुत पसंद था। तो हमने सेंटोर में थी तो मैं काफ़ी कुछ कुकिंग वुकिंग बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो उनको खुश करना आता था मुझे कि अच्छा खाना खिला के। वो बात अलग है, मैं मजाक बात, बट मेरे लिए वो बहुत मायने रखे और बहुत प्यार दिया उन्होंने। और जो भी सीखा है आज मैंने वो माँ और साहब से सीखा है। माँ और पिताजी, मेरे माँ और पिताजी ने जो भी शिक्षा दी, दीक्षा दी, वो तो होती है, वो बचपन से जो भी हमको माँ बाप सिखाते जाते हैं। पर जो लोगों से बात करना या लोग अगर अपने घर पे आते हैं तो उनको कैसे हॉस्पिटैलिटी, दैट्स मेरी सास की वो खूबी थी। क्योंकि वो जितने लोगों का आना जाना कंटिन्यूअस, कतार में लोग आते थे जैसे, और उनको इतने प्यार से वो खिलाती थी और इतने प्यार से सबसे बात करती थी। वो उनको देख के हमको स्फूर्ति आती थी, उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो शी वाज द पावर बिहाइंड बाला साहेब, आप कहेंगे? क्योंकि नोबडी सॉ हर, यू नो, लाइक पीपल डिडंट सी हर। जो उनके बाला साहेब के घर जाते थे वो शायद मिलते होंगे, लेकिन common people didn't know who she was. वो actually she was a power, she was an energy of the house. तो वो एनर्जी मैं एनर्जी का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माँ जाने के बाद वो एनर्जी लेवल बहुत डिस्टर्ब हो गई। हमारे घर की पूरी एनर्जी लेवल, वो जो यूनिटी थी ना, वो माँ की वजह से थी हमारे घर पे। और माँ जाने के बाद बहुत ही डिस्टर्ब हुआ, साहब खुद डिस्टर्ब रहे, बच्चे डिस्टर्ब हो गए। उनकी लाइफ अलग अलग, हर एक बच्चों की अलग अलग लाइफ थी। पर बात ये थी कि यूनिटी की थी और वो यूनिटी रही नहीं। तो हमारे लिए तो बहुत दुख की बात थी। और माँ ने सबको जोड़ के रखा था लिटरली। मिस कज़िन्स हो या उनके मेरे साहब के, मिस मेरे ससुर जी के, उनके साइड के लोग हो या इनके साइड के लोग हो, सब पूरा बड़ा परिवार हम इकट्ठा मिलते थे। कई बार फंक्शंस में, साहब के बर्थडेज पे, मीन्स वो तो एक बड़ा फेस्टिवल रहता था हमारे घर में। लाइक सुबह 4 बजे उठ के हम लोग लिटरली त्यौहार मनाते। कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता था पर साहब का जन्मदिन सुबह 4 बजे से हमारे घर पे रहता था। तो एक बहुत अच्छे संस्कार डाले थे घर में। एक बोलते ना, एक फेस्टिवल हो तो घर में लोगों को कितनी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। फिर गणपति हो या नवरात्रि हो, तो ये सब चीज़ जहाँ हम बहुत प्यार से एकत्रित रहते थे। तो मेरे ख्याल से वो जाने के बाद बहुत बड़ा क्रैक आ गया हमारे घर में। बिकॉज
अंडरलाइंग टेंशन्स तो थी ही ना. मतलब देयर वाज राज ठाकरे, देयर वाज उद्धव, देयर वाज योर हस्बैंड, देयर वाज यू. मतलब देयर वाज दीज कॉम्प्लिकेशंस विच आर ऑलरेडी हैपनिंग, और शिवसेना में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था. सब लोग सोचते हैं ना, जब एक परिवार का हेड होता है उसके बाद एक सक्सेशन बैटल, सब लोग सोचते हैं कि कौन से कहाँ पे, हु विल कम, हु विल नॉट. तो वो अंडरलाइंग टेंशन्स हमेशा थी. बट यू आर सेइंग कि माँ जो है वो सबको जोड़ के रखा हुआ था. एक्चुअली माँ मीन्स मैं फैमिली की बात कर रही हूँ. अभी आप जो पूछ रहे हो वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. हाँ, बट साथ साथ चल रहा था. आई नो वो एक्चुअली होता क्या है कि वो ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करती थी साहब के पॉलिटिक्स में. अच्छा. और घर की जहाँ तक बात है, वो घर की बात घर तक रहती थी. और जहाँ निर्णय लेने का वक्त आता है या जहाँ किसी को पद देने का या कुर्सी देने का, वो केवल और केवल सिर्फ साहब का निर्णय होता था. तो वहाँ कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते थे. वो उनको जो सही लगता है वो सुनेंगे सबकी, पर करेंगे अपनी मन की. वो पर ऐसे लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप जो है यू हैड अ लॉट ऑफ पावर. एक वक्त था कि आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी आपने सिलेक्ट किया था. तो कहने की बात है, चलो हमको इतना अगर वो दे रहे तो हम ले रहे, उसमें कोई फर्क नहीं था. हाँ नहीं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बहुत ही लोगों को मिलती रहती थी, क्योंकि साहब को बाद में ऐसा था कि सब हर किसी को नहीं मिलना होता था. और मेरा जो फैमिली लाइफ था उसमें काफ़ी वक्त मुझे ऐसा था कि मैं सीखना चाहती थी लोगों को, साहब कैसे हैंडल करते हैं, वो मेरा स्वभाव था. तो वो साहब ने हमेशा इनकरेज किया है, हर महिलाओं को इनकरेज किया है. तो वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तो आके बैठ, फिर देखना कैसे क्या होता है क्या नहीं. और धीरे धीरे क्या होते गया कि हर लोगों को साहब नहीं मिलते थे, तो फिर जाके मिल के आ जा, देख उनको क्या चाहिए. ये ऐसे धीरे धीरे शुरू हो गया. फिर लोगों की कतार शुरू हो गई. लोग यही देखते हैं कि आप कितना उनको सुनते हैं, या क्या उनके प्रश्न लेके वो जो आते हैं, आप में उतनी ताकत है सुनने की, या वही एक आशा लेके आते हैं कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो साहब तक पहुंचेगा यार, हमको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा. तो हमने वही काम किया है जो हमको बोला गया. ना हमने कोई उसके ऊपर जाके कुछ किया है ना कुछ. अगर आप मेरे पास कुछ आए कि एक फलाना ढिंगाना उसको ऐसे ऐसे करना है, अगर हमने उस वक्त किसी को फ़ोन भी किया होगा कि ये इसका काम है, हमने अपने काम के लिए नहीं किया ना, किसी और के काम के लिए किया. तो अगर उसमें मुझे आप प्यार करने लगे या मुझे चाहने लगे, क्योंकि अरे इन्होंने तो सुना, इन्होंने तो मेरी पहचान अगर बढ़ने लगी, तो उसमें मेरा दोष नहीं है. मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को करना चाहिए. अगर अपने को वो कुर्सी मिली है या मौका मिला है तो करना चाहिए. आज मैं वही उद्देश्य लेके समाज सेवा में 25 साल गुजारे. मैंने ये तो नहीं किया है कि मुझे पद चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे तो नहीं किया ना. मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जितना लोगों को काम में आ सकूं, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने एक कहीं ना कहीं ताकत दी है. मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, तो मुझे उसका उपयोग करना है. एक ही जीवन है मेरा. बस यही उद्देश्य लेके मैं चलती गई. और जर्नी में क्या क्या कौन कौन मिलते गए, और मुझे लोगों ने क्या से क्या बना दिया वो मुझे नहीं पता था. उस वक्त इक्वेशंस क्या थी, इन द सेंस दैट बाला साहेब क्यों राज ठाकरे को इनकरेज ज़्यादा करते थे और उद्धव को उन्होंने पीछे, वो इक्वेशन क्या था? उनके बेटे जो थे, जयदेव ऑलरेडी हैड लेफ्ट आफ्टर योर मैरिज ब्रोक अप, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस. पर फिर उद्धव पीछे ही थे, आगे नहीं आ पाए. और राज ठाकरे को कहा जाता था कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने. क्या था उस वक्त? एक्चुअली उद्धव पहले थे ही नहीं पॉलिटिक्स में. जो सबसे पहले राज ही आए थे, और राज में वो काफ़ी कुछ बहुत आत्मसात किया था साहब की. वो जो भी काम करने का तरीका या निर्णय लेने का तरीका या जो भी है, तो राज की एंट्री पहले हुई है डेफिनेटली. उसके तब तक तो वो उद्धव फोटोग्राफी और उसमें बहुत अच्छा काम करते थे. पर एक दिन अचानक उनको भी शायद लगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए. वो अभी कौन से उद्देश्य से उनका निर्णय हुआ वो नहीं मुझे पता. वो शायद अंदर की बातें हैं, पर अच्छा किया उन्होंने भी. देखो,
समाज कार्य होता है। राजकारण क्या होता है? वो समाज कार्य का, हम इस समाज का एक हिस्सा है। जितने भी लोग आए, कुटुंब के आए या देश के आए, वो अच्छा ही है देश के लिए। अभी बात कहाँ पहुँची और कहाँ डिस्टर्ब हो गई वो खुद ही जाने। क्योंकि डिस्टर्ब तो हुई है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें होती है जो पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिक्स में थे, मैं नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि कहीं ना कहीं बात डिस्टर्ब हुई है। और कुछ चीज़ें होती है कि जो चाहते हैं वो नहीं मिला, या किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हो जाता है। फिर आप भी तो उस वक्त पॉलिटिक्स में थी? मैं नहीं थी, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैंने हमेशा बैकग्राउंड पे रह के काम किया है। मुझे आज तक शिवसेना में एंट्री नहीं मिली है। मिस ना मैंने ली है, ना मैंने कोई बाकायदा बोला उनको कि मैं शिवसेना में हूँ। आज तक मुझे कोई ऐसा स्टैंप नहीं लगा है। क्या उन्होंने जान के आपको बाहर रखा कि आप बहू हैं, आप हिस्सा नहीं बन सकती? नहीं, जान के मिस साहब ने तो नहीं रखा 100%, क्योंकि साहब मुझे हमेशा इनकरेज करते आए हैं। और जब मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे समाज सेवा में अच्छा लगता है, मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, मैं ड्रग्स डीलर्स को मिलती थी, या उनको सब बच्चों को मिलती थी, स्पास्टिक बच्चों को। हेलन केलर से मेरा वो था, तो मेरा काम वो समाज सेवा का काम तो चलता रहता। तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे थोड़ा बड़े पैमाने पे करना है। वो सिर्फ मैं करती तो हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा, because of my turbulence in my marriage, I really wanted to divert my mind. I really want to put my energy in a different and very positive way. So when you see somebody who's needy so you definitely feel that your अपना खुद का दुख कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों में मैं बहुत मानती हूँ, और ये मैं करती गई। तो साहब ने मुझे कहा कि बैठ इधर, हम लोग इसके बारे में सोचते, तू फाउंडेशन फॉर्म कर। तो मैं बोली बहुत अच्छी बात है। तो क्या फाउंडेशन? लिटरली 1 मिनट में उन्होंने फाउंडेशन का नाम बताया, और एक पेपर और पेन लिया, उस पर कुछ ड्रॉ किया, बोलते ये लोगो तो उनका है। एक्सपर्टीज था ना। हाँ करेक्ट, लोगो वगैरह बता। बट द थिंग इज दैट एनकरेजमेंट, दैट सपोर्ट, which was really very important for my life, and it was a turning point for me. And there are so many times like where I used to every day I used to go bow down to him. माँ जाने के बाद माँ के फोटो को हम बाउ डाउन करते थे, तो वो एवरी डे का रिचुअल होता था। अगर मैं कहाँ बाहर चली गई तो वो डायरी में लिखा जाता था कि आज स्मिता नहीं आई। मिस उनके डायरी में हमेशा हर चीज़ में की नोंद रहती थी हमेशा। तो वो चीज़ में फिर रिकॉर्ड पे निकाल देते, अच्छा नहीं तू इस वक्त नहीं थी घर पे, इस वक्त कहीं बाहर गई थी, तो नहीं ऐसे। मिस दैट पर्टिकुलर ही वॉज। और जब हम उनके पास जाके मिलते थे, या सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता के वक्त में हम लोग बैठते थे सामने, तो कभी हमने पॉलिटिक्स की बातें की नहीं। हम बोली तो कौन कौन? हम मीन्स मैं यू। अच्छा, आई थॉट कि सारे नहीं, एक थोड़ा साथ बहुत बैठे ऐसा थे। है कि अभी क्या हुआ है, बहुत सारे ये कथा के वक्त में बहुत सारे यूपी के लोगों से बातचीत हो रही है। तो उनका हाँ बोलने का अंदाज वो हो गया, यूपी वाला हो गया। हाँ मिस अभी अच्छा, मैंने सोचा सब साथ बैठ के हम मेरे बच्चे भी रहते थे कभी कभी। हाँ। मेरा बड़ा बेटा जो क्रिएटिवली बहुत वो है, तो हम दोनों इट्स अ वेरी बैठ के कॉम्प्लिकेटेड सेटअप ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि सबको माना जाता था कि हाँ दे विल हेड शिवसेना, नो दिस वन विल हेड शिवसेना, दैट वन विल हेड। नाउ व्हेन योर मैरिज ब्रोक अप, strangely enough, which was a unique thing, is that your husband left the house और आप रहीं घर में। तो उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि why did he leave the house? Usually बहू निकलती है। तो ये यही इंडियन मेंटालिटी। हाँ करेक्ट। वो जहाँ मुझे नहीं लगता कि सुशिक्षित औरतें भी ऐसा बोलती होगी। जिनका करप्ट माइंड है, या जिनका माइंड कहीं गलत जगह पे चलता है, तो वो उनसे ऐसे बहुत न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे। हाँ, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव। वो देखिए, हमें उतनी शक्ति होनी चाहिए कि क्या आपको फेस करना पड़ेगा, और वो अगर ऊपर ईश्वर है आपके साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप फेस भी कर देते हो, उसके और भी शक्ति आती है।
रीज़न ये था कि वो साहब जिनको आप बाला साहब जी के नाम से जानते हो, उनके कुछ सिद्धांत हो, और वो सिद्धांत को अगर आप जानते हो या मानते हो तो डेफिनेटली ये निर्णय जो भी उन्होंने लिया था वो उस पर कोई शक नहीं करेगा। क्योंकि वो लड़का है, अगर लड़का काबिल नहीं है जो भी है, और कुछ कारण की वश अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है, मेरे झोली में 2 बच्चे थे और मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं था। मैं अपने बच्चों को संभाल रही थी, अपने घर को संभाल रही थी, अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, तो मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। तो प्रश्न उठता ही नहीं है कि मुझे घर से बाहर क्यों निकाले, और एक औरत है इसलिए आप उनको घर से बाहर निकाले, ये कहाँ का न्याय है। तो वो जो निर्णय उन्होंने लिया वो उनकी तरफ से सही निर्णय था। हालांकि मैंने उनको बोला भी, मैं अपने बच्चों को लेके निकल तो बोलती नहीं, तुम्हारा छोड़ो, बच्चों का हक है, तुम तो बाद में आती हो, पर बच्चों का हक मैं नहीं जाने दूंगा। तो आज भी मातोश्री में भी उन्होंने अगर घर रखा है वो बच्चों के हक की वजह से रखा है। हाँ, उनकी जब विल निकला तो हाँ, आपका नाम था, बच्चों का नाम था और उनके बेटे का नाम नहीं था। आपको कभी ऐसे लगा दैट बाला साहेब वाज अनफेयर ऑन वन सन? और नॉट एट ऑल, नो, not at all. In fact, he has helped him also in the later stage a lot. In fact, but the thing is, कोई इंसान अगर किसी को दोष देना चाहता है, वो कितना कुछ भी अच्छा करे, तो अगर उसका नज़रिया वो दोष का है या उसकी मेंटालिटी दोष देने की है तो वो उसी नज़रिए से देखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, वो खुद ही जाने कि हाँ ये मेरी गलती थी तो ठीक है, नहीं तो कोई आके ऊपर से कोई उसको कहे, मुझे नहीं लगता। But ये I've noticed this with many people, स्मिता जी, I don't know whether you have felt, because आप भी बहुत लोगों से मिलते हैं in the course of your life, that जो बहुत successful, powerful इंसान होते हैं उनकी फैमिलीज पर बहुत प्रेशर होता है, उनके स्पेशली बेटों पर। वो दे कैन नेवर मेजर अप ना, वो कभी वो नहीं बन सकते, nobody can, and then there is always that thing कि कहाँ तुम्हारा पिता और कहाँ तुम, वो प्रेशर बहुत होता है। वो तो होता है क्योंकि बोलते हैं ना, जो बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ सही तरह से नहीं उगता, तो वो बड़ा पेड़ जाने के बाद पर उस पर सीखता ज़रूर है वो। उसके बाद में उसका जब वक्त आता है, जब उसको मौका मिलता है, तब वो जो ज्ञान उसने पाया है, वो बरगद के पेड़ के नीचे की बात है। हाँ, अगर वो ज्ञान पाया है उसका सही इस्तेमाल करो तो तुम भी बड़े बन जाओगे। तो वो अपने पे है ना कि अगर वो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। तो वो मैंने देखा बेटियां और बहुओं पे वो प्रेशर नहीं होता, और वो बेटियां और बहुएं जो हैं वो कुछ कर पाती हैं, वो बहुत सीख लेती हैं, उतना ही सीखती हैं जितना बेटे सीखते हैं, लेकिन उन पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता, इसलिए वो फल फूल जाती हैं। लेकिन बेटों पर जो प्रेशर होता है, हमारे संस्कृति में या हमारे इंडियन मेंटालिटी में आज तक यही चलते आ रहा है कि बेटा है तो उसको घर का भार संभालना है। मैं बताती हूँ, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 3 बेटियाँ हैं। वो मिस इतनी खुश होती है, हमेशा लोगों को बोलती है कि मुझे तो वो बेटा ही बोलती है, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे माँ बाप रहे हैं और अभी पिताजी रहे नहीं पिछले 3 साल से, और माँ मेरे साथ रह रही है। पर कहने का मतलब आज का वो दौर नहीं रहा। आज का दौर में पेरेंट्स को अगर बेटी भी होती है, उनको पता है कि ये हम बेटी भी बहुत सक्षम हो सकती है और हमारे घर का भार संभाल सकती है। तो यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। ये सोच जो आप बोल रहे हो वो शायद कुछ साल पहले की बात है, पर अभी बहुत कम दिखाई देती है। आजकल वो सिंघानिया परिवार का भी न्यूज़ में आ रहा है, बट बहुत डर्टी में लोगों को पता नहीं क्या इतनी वो रहती है। अच्छे काम के बारे में बात करो, जिनके घर में किसी के क्या चल रहा है उसमें क्यों इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, दैट्स अ पॉइंट, आई अग्री विद यू कि नहीं होना चाहिए। बट इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इट्स अ फैमिली बेस्ड थिंग।
मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर रन बाय फैमिलीज. आप अगर कांग्रेस को भी देख लीजिए तो एक फैमिली, अगर उस फैमिली में ज़रा भी दरार पड़ जाती है तो डाउन द लाइन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. आप अगर इफ़ यू सी समाजवादी पार्टी, जब बाप बेटे में झगड़ा हुआ था तो देर वर डिविजन्स, चाचा आ गए, भतीजे इस तरफ हो गए, वो सब हो रहा था. सो एनी पार्टी यू सी, इवन व्हेन यू सी द साउथ इंडियन पार्टीज, जब आप चंद्रबाबू नायडू का देख लीजिए, एवरीवेयर, राइट, जहाँ पावर होती है ना वो मीन्स वो शिवाजी महाराज तभी से चलता आ रहा है. करेक्ट. मीन्स उनके पहले से भी चलता आ रहा है. जहाँ पावर वहाँ करप्शन हैज कम इन. तो फिर सिंघानिया परिवार का भी इसीलिए मीडिया का इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो शेयर वैल्यू कम हो जाती है जब ऐसे होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वंडर्स कि कैपिटल वाइप ऑफ होगा क्या होगा अगर 75% या 50% किसी और को जा रहा है, कंपनी कौन चलाएगा. इसीलिए द इंटरेस्ट इन योर फैमिली, द ब्रेकअप्स इन योर फैमिली, जो दरारें पड़ रही थी, उसकी वजह से यू कैन इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ शिवसेना वर्कर्स डाउन द लाइन. एंड देन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स. सो दैट इज वाई आई वुड थिंक that it is not just the need for sleaze, it is also to find out कि ये परिवार एकजुट रहेगा कि नहीं. और अगर एकजुट नहीं रहेगा तो अगर परिवार टूट जाता है तो किसको मिलेगा. और देखो टूट गया ना, शिवसेना टूट गई ना. टूटना नहीं चाहिए था. उनकी आत्मा को बहुत दुख होता होगा अभी भी. हम तो मिस जब राज और उद्धव अलग हो रहे थे तो मैंने बहुत प्रयास किया दोनों को वो करने का, बट कुछ चीज़ें बहुत ही गहरी होती है जो लग जाती है, तो उसकी वजह से. और कहीं किनके उद्देश्य होते हैं कि नहीं सिर्फ हम ही हैं, हम ही वारसदार हैं, बाकी कोई है नहीं. तो अगर ये वृत्ति अगर किसी एक के दिमाग में है तो वो ही खुद को वारसदार समझता है, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई मायने नहीं रखते उनके लिए. तो अगर ये वृत्ति से चलोगे तो कहाँ यूनिटी रहेगी. तो जब बाला साहब ने क्यों नहीं क्लियरली बता दिया था कि उत्तराधिकारी कौन होगा, किसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट भरोसा किया, और उन्होंने क्लियर नहीं वो किया. तो अभी उनको पूछना पड़ेगा. नहीं, आप वहाँ घर में रहती थी ना, मुझसे कभी ये बातें हम कभी नेगेटिव बातें कभी करते नहीं थे. सिर्फ इतना ही है कि मुझे उन्होंने इतना कहा था कि तुम पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में मत आना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वो है, खिचड़ी है. तो उससे अच्छा मैं आपको राज्यसभा में, तुमको मैं राज्यसभा में देना चाहूँगा. वो उनकी इच्छा थी, जो कि मैंने कभी मांगा नहीं था. सिर्फ मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है अगर मुझ में काबिलियत है नहीं है. तो बोलते तो उन्होंने जब मेरा काम देखा या मेरा डिवोशन देखा समाज, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया. 3 साल से लगातार वो प्रॉमिस करते गए, पर वो दे नहीं पाए. अभी उसके पीछे क्या कारण था, कौन था, वो नहीं मुझे पता, और पता भी होगा तो भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हुआ है. मुझे तो अंदाज़ा होगा आपको कि किसने वो सैबोटाज किया. नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती जब तक मेरे कान में कोई आके ना बोले कि नहीं इसने बोला है. और वो मुझे हर किसी को पता है, हर किसी को अंदर से पता है कि कौन नहीं चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ. तो वो चीज़ें समझने, अंडरलाइन है, वो चीज़ें समझने वालों को इशारा काफ़ी है, ऐसे ही समझ लो आप. पर शिंदे साहब भी इशारों में कहते हैं. उन्होंने कहा था कि जब महाराष्ट्र में बाढ़ हुआ था तो उस वक्त उद्धव जी जो हैं वो अपने परिवार को लेके होटल में चले गए, और बाड़ा साहेब को उन्होंने मातोश्री में ही छोड़ा. तो बाप बेटे में भी रिश्ता, उसमें भी खटास थी. एक्चुअली हम जब माँ साहब चली गई थी तभी हम वहाँ थे पारसी कॉलोनी में, और तभी से मैं और मेरे 2 बेटे और जयदेव और साहब हम वहाँ रह रहे थे. तो उस वक्त मैं पूरा उन्हीं के साथ थी और उन्हीं की सेवा कर रही थी. वो जो दौर था, उनको माँ जाने के बाद का जो दौर था वो बहुत ही कठिन था. और उस वक्त मुझे इतना मत पता है कि मैं और मेरे बच्चे उनके साथ थे, तो मुझे ये मालूम नहीं कि उन्होंने उनके बीच में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ.
माँ बाप बेटा और बाप के बीच में जो भी होती है चीज़ें वो ना पिताजी बोलते हैं ना बेटा बोलेगा, क्योंकि मैं बहू हूँ। ये सब चीज़ें होती है जो अंदर ही अंदर की होती है और वो सब हम कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मैं उस बात को कभी एनकरेज भी नहीं किया कि अरे ऐसा ये वो. इट्स कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स विच आई रियली डोंट बिलीव इन. इट्स बेटर इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समवन, somebody like Sahib, you better learn something from him, you better understand something from him. तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या, आप गुरु शिष्य कहेंगी? गुरु शिष्य कहे, मेरे फादर इन लॉ तो नहीं, more than that, because he was really protecting me more than like my father. So for me he was like guru and everything. Like he taught me why I am here today sitting in front of you, just because of him. So if I was to come back to the number of people who used to come to meet him, what was his relationship with, say, a Sharad Pawar? Was it possible for two people to function in this city with the same kind of power that was there? The difference between two people, Ji. that Mr. Sharad Pawar is a real politician, and Bala Sahib Thackeray is not at all a politician. These are the two different personalities, but Sahib always used to see him as a friend. There are so many other politicians also, those who are sitting in oppositions, those who were sitting in opposition. And even if you think that if he was against of Muslims or whatever, there are many people, Muslim actors were his friends, which we have seen him so closely. So he was like, बोलते ना यारों के यार, वैसे इनका जिंदा दिल था. तो politics aside, when it comes to politics, when it comes to that dais, definitely he will put his stand against that character, not a person. But definitely if he has to use something, some kind of a caricatural kind of remarks, which he used to do it, which is his वो सामना में या फिर when he would have his sabhas, मतलब he would roast people. Of course. Completely. Yeah, I mean that's his personality, and that is why people love him, because he used to touch people's heart. Like he used to really know what. Like he used to talk. He never used to give भाषण. बोलते हैं ना, वो नहीं करते थे वो. And he never used to think कि ये politically correct है कि नहीं बोलना. हाँ, और एक बार बोल दिया तो उसको पीछे नहीं हटते. हाँ. तो वो उन्होंने जो मुझे सिखाया और मैं उसी रास्ते से चल रही हूँ. मुझे हमेशा यही कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर्स एवरीडे सिखाते गए. वो प्रीच नहीं करते थे, सिखाते मीन्स वो ऐसे करो नहीं, वो बात करते जाते थे और हमको उससे सीखना होता था. डांटते थे वो? हाँ, कई बार डांटते थे, स्पेशली क्या बच्चों के बारे में. अगर क्योंकि हम होता क्या था, कभी भी कुछ नए खिलौने आ गए स्कूल मार्केट में, तो हमारे घर में पहले वो खिलौना आता था. और मैं हमेशा यही होता था कि मेरे जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि मेरे बच्चों को पहले कुछ अर्न करो, फिर ये चीज मिलेगी ना. वो होता है जो मिडिल क्लास मेंटालिटी जो होती है. तो मैंने बोला इट्स अ रिवॉर्ड. हाँ, करेक्ट. तो मैंने बोला आप वो कुछ सोचने से पहले आप उनके सामने रख देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी. तो बोलते तुम चुप बैठो. तो तभी मैं बहुत डांट खाती थी. मैं बार बार यही बोलती थी और वो बार बार यही बोलते थे कि तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं बोलो. मैं बचपन में बोतल के साथ खेलता था और हमको खिलौने नहीं मिले तो मेरे नातों को मैं नहीं देख सकता. मैं मुझे जब तक होगा मैं दूंगा, तब तक कुछ नहीं बोलोगे तुम. चुप, क्या कर सकते. Was he like that with everybody in the family? Everyone. सब जमा हो जाते थे सब. सबके बच्चे. और वो छोड़ो, मैं बड़े भी, अगर सपोज आप गई हो उनको मिलने, सपोज कुछ गिफ्ट लेके चली गई हो, परफ्यूम की बॉटल ये वो, और सपोज मैं बाद में चली गई उनको मिलने के लिए, वो सामने पड़ी है, वो अगर मुझे नहीं पता क्या है, अरे वाह अच्छा बहुत खूप छान है होते, घेऊन जा, टेक इट. हाँ, मीन्स कभी लालच नहीं रखा उन्होंने ना, कभी वो कि भाई
ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ना पैसे की लालच रखा सिर्फ। बट हिज बैक ब्रोक व्हेन हिज वाइफ डाइड, है ना? उसके बाद ही वाज नॉट द सेम मैन। हाँ, कुछ अरसे तक और क्योंकि हेल्थ पे भी अफेक्ट कर दिया उनके, कहीं ना कहीं अंदर से इंसान टूट जाता है जब उनका ही लिटरली लव हिज वाइफ, मीन्स वो आखिर तक उनका फोटो खिस्से में रहता था उनके, हमेशा सुबह में नहाने के बाद कपड़ा वो डालने के बाद उनको पूजा करना, ये करना। तो ये हमने बहुत इतने नज़दीक से देखा प्यार क्या होता है, और वो हमने मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा है। माँ को बहुत प्यार किया उन्होंने, और वो उनको बहुत मिस करते थे, बहुत। अच्छा, हाउ डिड यू डेवलप इंटरेस्ट इन फिल्म मेकिंग? और आपने फिल्म भी बनाई, तो वो एक तरफ समाज सेवा, दूसरी तरफ घर संभालना विद सो मेनी पीपल कमिंग इन, आपके बच्चे, उनको पालना पोसना, फिल्म मेकिंग कैसे आए? वेयर इज द टाइम फॉर इट एंड हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड? एक्चुअली मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, और मुझे बचपन से बहुत म्यूज़िक और इसका शौक़ था। और हुआ क्या, मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरा बड़ा बेटा है वो भी काफ़ी क्रिएटिव है। तो ऐश्वर्या बड़ा राहुल है बड़ा है। और उसमें क्या हुआ, मेरे देवर ने, जो बिंदा ने ऑलरेडी पिक्चर बनाई थी अग्नि साक्षी, और तभी वो थोड़ा जस्ट बड़ा हो रहा था राहुल, और उसने पोस्टर देखा ऐसे, तो बोलते मॉम व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म, वी मेक अ फिल्म। सो आई सेड बेटा आई विल डेफिनेटली ट्राई। पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर ने वो मेरी बात सुन ली, और फिर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल हो गया कि चीची गोविंदा से हमारी मुलाकात हुई थी घर पे। तो मैंने बोला कि मुझे पिक्चर बनानी है, तो बोलते हाँ भाभी चलो करो, बनाते हैं। और संजू उस वक्त जेल से जस्ट निकल गया था, तो डेविड ने मेरे को एक कहानी सुनाई, डेविड धवन ने। हाँ। तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत उसका स्केलेटन सुनाया, तो मैं बोली हाँ बहुत बढ़िया, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉमेडी ये। और चीची ने गोविंदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं भाभी करो, क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ी सी टूट सी गई थी और प्रेग्नेंट भी थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे टर्निंग पॉइंट चाहिए था ज़िंदगी में, कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी एनर्जी सोच दूसरी जगह लगानी है, कि जहाँ मुझे खुशी मिले, या मेरे अंदर जो पल रहा है बच्चा उसको खुशी मिले, या जो भी है, वो माहौल चेंज करना था। और मैं क्या, योर मैरिज वाज ऑलरेडी ऑन द रॉक्स फ्रॉम डे वन। That's a very sad story, but fine. Miss, I have come out of it, and maybe because what I am today, that strong lady, because of that the experience. trauma of that. Yeah. But the thing is, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मैं हॉस्पिटल्स में वगैरह जाती थी, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी, लोगों का दुख देख के, HIVs को देख के, ये वो। तो साहब ने एक दिन मुझे बहुत डांटा, आज से तू बंद करना, ये नहीं जाओगी हॉस्पिटल्स वगैरह में, जाना बंद करो, क्योंकि इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ एंड इट्स नॉट यू, इट्स अफेक्टिंग योर चाइल्ड। तो सुनना पड़ा मुझे। फिर मैं कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं अपने वो, तो मूवी आ गई। सो मुझे लगता है कि अगर आप उसको मानते हो ऊपर वाले को, तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं दिखाई देता है आपको। और फिल्म होती गई, फिर मैं टीवी में एंटर किया, फिर बहुत सारी मराठी हिंदी टीवी सीरियल्स बनाई, वो हिट हो गई, और हौसला बढ़ा और खुशियाँ मिली क्रिएटिव फील्ड में। तो समाज सेवा तो साइमल्टेनियसली चल ही रहा था। जो भी मुक्ति फाउंडेशन फॉर्म किया 97 में मैंने फॉर्म किया, आज 25 साल हो गए उसको, वो मुझे पता ही नहीं चला कि 25 साल कैसे हो गए। डिफरेंट इश्यूज लेते लेते हमने काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, पर काफ़ी पर उन दिनों हमने इतनी सारी, हम लोग वीडियोस देखते थे ज़्यादा, तो मतलब फिल्म तो देखा हमने, इट वाज अ वेरी फनी फिल्म, इट वाज पिक्चराइज्ड वेरी वेल, द सॉन्ग्स वर वेरी गुड ऑफ दैट फिल्म। But we used to see you all the time in film parties, film functions, मुहूर्त, ये वो सब में। और उस वक्त there was a lot of, you know, write-ups in magazines and all that. Smita Thakre is one of the most powerful people in the film industry. वो अगर फ़ोन करके किसी प्रोड्यूसर को कह दे कि इनको आप रोल दे दो, तो मजाल है कि प्रोड्यूसर रोल ना दे। हाँ, मैं डंडा लेके जाती थी उनके पीछे।
नहीं, बात वो होती है कि आप कितना रिस्पेक्ट देते हो लोगों को, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने कभी अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, पर ये ज़रूर किया है कि जो सपोज यश जी मुझे बहुत प्यार करते थे, उस वक्त मैं स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी की बहू थी, और मैं अगर पब्लिक में जाके यश जी के पैर छूती हूँ, उनका ओहदा है और मैं उनको, ये हमारे संस्कार है। ये सब में भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने मी एज एन इंडिविजुअल मुझे वो प्यार करते गए या रिस्पेक्ट देते गए, जो भी है। शाहरुख भी, अभी कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि पावर जब होती है तभी वो आते हैं, मीन्स उन्होंने प्रोग्राम्स किया तो आते हैं, तो वो उनकी मेंटालिटी है, वो करते हैं। वो उस वक्त का मुझे शायद उसका भी फ़ायदा मिला कि मैंने जेन्युइन काम किया, जो भी एड्स अवेयरनेस का काम किया। कुछ अगर 90% एक्टर्स को ये तो ज़रूर लगा होगा कि ये जेन्युइन काम करे, इसलिए भी आए होंगे। 10% एक्टर्स आए होंगे कि हाँ, स्मिता ठाकरे साहब की बहू है, तो क्यों आए क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता, पर आए ज़रूर और सपोर्ट ज़रूर किया। तो फिल्म इंडस्ट्री हो या क्रिकेट इंडस्ट्री हो या जो भी है, पर हमने काम किया। मीन्स ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बैठे। जो भी फाउंडेशन में जो भी हमको पैसा मिला वो हमने समाज में वापस दे दिया। तो वो अगर देखता है, कोई ग्राफ देखता है कि ये इंसान सिर्फ नाम है, कुर्सी है, इसलिए उसने फाउंडेशन फॉर्म किया है, ऐसा नहीं है ना। एक सस्टेनेबिलिटी दिखा दी है हमने। 25 साल से कोई फाउंडेशन चलाना बिना कोई मदद के, गवर्नमेंट से एक भी पैसा नहीं लिया है मैंने आज तक। जो भी किया है अपने एफर्ट से किया है या लोगों की मदद से किया है, पर किया है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बढ़ते जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री के लोग कोई अलग नहीं है, वो भी तो देखते हैं कि क्या कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही कारण हुआ होगा। यू वर नॉट पार्ट ऑफ द शिवसेना, आपका कोई पद नहीं था, लेकिन आप देख रही थी कि क्या हो रहा है शिवसेना के साथ। टूट गई शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस के साथ चली गई। तब उस वक्त आपको शौक लगा कि मतलब कहाँ बाड़ा साहेब, जिनका कांग्रेस के बारे में एक व्यू था, और उसके बाद उद्धव ने जाके अगाड़ी में, ही वॉज पार्ट ऑफ द अगाड़ी, और सरकार बनी। उस वक्त आपको क्या लगा था? बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने साहब को और साहब के साथ इतना वक्त गुजारा है, तो उनके लिए सनातन जो हमारा धर्म है बहुत मायने रखता है। और मैं नहीं कहूँगी, कोई एक पक्ष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जो रास्ते पे वो उन्होंने हमेशा अपना मुद्दा रखा है या अपनी आइडेंटिटी को वो किया है, वो आइडेंटिटी को डाइल्यूट होते हुए देख के किसी को भी बुरा लगेगा। तो मुझे यही मानना है कि अगर आप कहते हो, साहब को मानते हो, तो आपको उन्हीं रास्ते पे चलना ज़रूरी था। अभी तो वो जो सरकार बनी थी वो उस आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर रही थी आपके हिसाब से? हाँ, मिस वो अभी जो सरकार ने अभी जो अगाड़ी वाली सरकार जो है वो शिवसेना की आइडियोलॉजी को डाइल्यूट कर रही थी, आप कह रहे हैं? किसकी जब अघाड़ी की सरकार बनी थी, हाँ, तो जब नहीं अभी जो बनी है ना, अभी जो बनी नहीं है, अभी जो उद्धव ठाकरे और उनकी जो यूनाइटेड वो है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो उनकी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट हो रहा है। मिस वो जो जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए थे, हाँ, तो उस वक्त आपको लगा कि वो बाड़ा साहब की जो लेगेसी है उसको वो डाइल्यूट कर रहे थे। हाँ, और आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं कि हाउ बैड डिड यू थिंक इट वाज? नहीं, एक्चुअली मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जानने वाली में से नहीं हूँ, पर मुझे जो मेरी राय है वो मुझे यही लगता है कि उनको भी ख़राब लगा होगा, जो भी उनकी आत्मा को भी ख़राब लगा होगा जो भी आज हो रहा है। पर शायद उद्धव के कुछ खुद के कुछ कारण होंगे, या जो भी परिस्थिति कुछ ऐसी आई होगी तो उनको ये निर्णय लेना पड़ा। पर साहब ने कुर्सी को कभी महत्व नहीं दिया था, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुर्सी के लिए ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। तो वो ये कंट्रोवर्सी है।
क्योंकि बाला साहेब कभी भी चीफ मिनिस्टर बन सकते थे अगर वो बनना चाहते नहीं थे, बने, पर correct। नहीं बने। जी। और उसके बाद द आइडिया वाज दैट उद्धव भी नहीं बनेंगे, पीछे हटेंगे, मतलब नॉट बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व, लेकिन वो बने और वो भी कांग्रेस की के सपोर्ट के साथ। लेकिन द पॉइंट इज दैट ही रैन द गवर्नमेंट, चाहे कोविड के दौरान हो या जो भी हो। और अभी भी लोग कहते हैं दैट देर इज अ पार्ट ऑफ द शिवसेना विच स्टिल इज सॉफ्ट ऑन उद्धव बिकॉज दे फील वो है तो बाला साहब के बेटे। और शिंदे साहब अभी चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन वो बाला साहेब के बेटे नहीं हैं। इससे ये काफ़ी सारी तारे हैं। ये 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां अलग अलग है, हर एक के विचार अलग होंगे। आप ये बोलेगी कि वारसदार ही सही वारसदार होता है, जो खून का वारसदार है। दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं, शायद ये पक्ष है, ये फैमिली नहीं है, तो वो दूसरा यही बोलता है कि मैं पक्ष को चलाना चाहता हूँ और पक्ष के जो विचार थे वही मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। तीसरा बोलेगा नहीं, पर कुर्सी वारसदार को ही मिलनी चाहिए। चौथे बोलेगा नहीं, ये राज्य चलाना है तो डेफिनेटली सिर्फ वारसदार या खून रिश्ता नहीं होता, आप अपना काम भी देखना चाहते हो, क्या उद्देश्य से आप अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हो, वो भी लोगों तक पहुंचाना होता है, काम करना होता है, लोगों को मिलना होता है। तो कई सारे मुद्दे हैं। आई एम नॉट द पर्सन हु कैन जज ऑन दैट, बट डेफिनेटली व्हाट आई फील दैट people who are serving or sitting on that chair should work for this nation. आप last year you went and met with the chief minister. उस वक्त बहुत चर्चा में आई थी आप, तो लोगों ने कहा देखो देखो she is putting her weight behind शिंदे साहब। तो what was that thing? It should be seen by now then. If I'm putting so much weight on him, then आज की तारीख, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त मुझे उनके पार्टी वर्कर्स ने उन्होंने फ़ोन किया था और मैं तब जस्ट कहीं फॉरेन में थी मेरे ख्याल से, वहाँ से जस्ट आई थी और मुझे कॉल आया एअरपोर्ट से आते आते की उद्या दसरा रॅली आहे, तुम्ही येणार आहात ना? मी म्हटलं मला नाही माहिती, मला काय अजूनपर्यंत कोणी बोलवलं नाही, शिंदे साहेबांनी सांगितलं बोलवायचं. तर मी म्हटलं मला तुम्ही जर आदराने बोलवत असाल, इफ यू कॉलिंग मी विथ रिस्पेक्ट, डेफिनेटली आय विल कम and I would love to hear, because it was the first time that what everyone would like to hear what his thoughts are, what he really wants to do, whatever he's become. So म्हणून मैं वहाँ चली गई. मुझे नहीं पता था कि वो मुझे स्टेज पे बुलाएंगे या जो भी होगा, पर मैं गई थी ज़रूर क्योंकि मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाया गया था. उसके पहले मुझे कभी भी साहब थे तब तक हम लोग एवरी दसरा रैली में नीचे बैठते थे, माँ और हम लोग, और वो हमारे लिए बहुत अहम दिन था. उसके बाद में बहुत इक्वेशंस चेंज हो गई, हमको साइडलाइन किया गया ना, कभी कोई पार्ट हिस्सा कुछ नहीं समझा. तो ठीक है, कोई नहीं, मेरा कोई ग्रजेस नहीं है, पर बात यह है कि कई साल के बाद मैं दसरा रैली में आमंत्रित हुई तो मैं क्यों ना जाऊँ. और मैं वो बंदे को जो जितने भी सारे शिवसेना के, मैं उनको सालों से देखते आ रही हूँ, वो कुछ भी नहीं थे तब से देखते आ रही हूँ, और वो आज चीफ मिनिस्टर बने, तो मेरे लिए वो एक खासियत थी. उसके बाद में आज तो ये है कि मैं आज तक उनसे कोई काम नहीं मांगा है, ना उन्होंने मेरा कोई काम किया है, मैं ओपनली बोल सकती हूँ. तो मैं किसी की मिंदी नहीं हूँ, मैं किसी के हाथ के नीचे आने वाले में से नहीं हूँ. 2024 चुनाव के लिए तब आप बन सकती हैं हिस्सा शिवसेना के? मुझे नहीं पता, मेरे अगर विचार उनके साथ जुड़ते हैं या मुझे उस परिस्थिति में लगता है ऐसा, तो अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे मैं एक अलग विचारधारा रखती हूँ. मैं बहुत ही स्ट्रेट और टू द पॉइंट वाले इंसान हूँ. जो है वो है, नहीं है वो नहीं है, मुझे ग्रे नहीं आता. और मेरे भाव भी, अगर मैं झूठ भी बोलूँ तो मुंह पे दिख जाता है. तो वो ये मेरा स्वभाव है, जो भी है. तो एक्चुअली मुझे जो प्रेरित करते हैं वो थे बाला साहब
और अभी जो प्रेरित करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी। तो उनके नेतृत्व में अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही प्रेरित हूँ, बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ उनके काम से। आज 9 साल में उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, और जो सनातन धर्म, जो पूरा विश्व का धर्म है, उसको हर एक के अंदर, मीन्स आज यूएई के लोग भी सनातन को मानने लगे। आज कौन से ऐसे देश है, जब हम देखते हैं कि मोदी जी आगे जा रहे हैं और बाकी के सब पीछे जा रहे हैं, आज तक किसी ने देखा था ऐसा? कोई भी पंतप्रधान किसी भी देश का देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि आज क्योंकि आज वो पंतप्रधान है, पर वो जेन्युइनली मैं उनको मैं देखती आ रही हूँ। हमारे घर में जब मोदी जी आते थे वो नॉर्मल वर्कर थे, साहब को मिलने आते थे, मैं बहुत नज़दीक से उनको देखा है। पर उनके कार्य प्रणाली और उनका जो लक्ष्य, उन्होंने कभी अपने लिए खुद पैसे नहीं जमा किए। वो करते भी होंगे, या बीजेपी या आरएसएस जो भी इकट्ठा करते भी होंगे, पार्टी के लिए करते हैं। यहाँ बाकी के पार्टियों के लोगों को मैं देखती हूँ, वो अपना खिस्सा पहले भरते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए मैं मोदी जी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों पे चलने वाले में से हूँ। मुझे अगर मेरे पास कुछ आया है पैसा, जो मैंने समाज कार्य किया, जैसा समाज कार्य किया वैसा ही राजकारण करना चाहती हूँ। लोगों तक अगर आपको इतना अहदा मिला है या आपको ये कुर्सी मिली है, तो अगर आपको हिसाब तो देना पड़ता है ना ऊपर। तो फिल्म्स नहीं बनाएंगे अभी आप, क्योंकि नहीं, चर्चा बहुत चल रही है कि हसीना मान जाएगी पार्ट 2 बनाएंगी आप? बना रही हैं आप? उसमें कौन होगा? वो मेरे लिए वो एक मनोरंजन का, और मैं कल्चर को बहुत प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक मराठी फिल्म्स वगैरह तो बनाई हैं आपने? हाँ, मराठी फिल्म, मराठी सीरियल्स भी बनाई है। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यू आर नोन विद हसीना मान जाएगी। आई एम नोन विद हसीना मान जाएगी, सैंडविच, कैसे कहे, और अभी हसीना मान जाएगी 2 बना रही हूँ। हम जो कहना पाएंगे, काफ़ी मैंने बनाई है पिक्चर है, और सैंडविच तो बहुत फेमस हो गई। But these two run together in your life? Yes. समाज सेवा एंड एंटरटेनमेंट। Yes. इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखती हैं आप? बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट्स अ वुमेन मल्टीटास्किंग। हाँ? जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे वो होते हैं काम के प्रति। ये फिल्म के लिए आज का दिन फिल्म का है, नरेशंस है, ये है वो है। कल का दिन समाज सेवा है, चौथा अभी भगवत गीता कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से मैं बहुत स्पिरिचुअल और वो मानती हूँ इसको, और मैं ये समझती हूँ कि लोगों तक, आज के बच्चों तक एक समझाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा उद्देश्य ये है कि कृष्ण एक बहुत बड़े टीचर है, और ज़्यादातर आजकल के बच्चे जो डिप्रेशन और ये वो सब बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके, नो आई एम यू नो दिस काइंड ऑफ कल्चर, तो उनमें थोड़ा सा ये है कि ठीक है, आप उनकी लैंग्वेज में, अगर सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का वो हुआ है, तो आपको उस परिस्थिति में उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि कृष्ण को एक टीचर की तरह बताया जाए, और भगवद गीता का उद्देश्य भी यही है कि यूथ को थोड़ा सा फॉलो करना। तो मेरा हैशटैग मी मुक्त ऐसा है, जो कि जिसमें यूथ को मैं थोड़ा सा टारगेट करना चाहती हूँ। आज की तारीख में यूथ को कौन कैसे सही लैंग्वेज में रास्ता दिखाए। तो इसमें आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताते हैं, दैट यू ऑल्सो फेस्ड difficulties and how you overcame depression। क्या आप अपनी कहानी भी उन्हें बताते हैं जब यूथ से मिलते हैं? मैं एक्चुअली डिप्रेशन में कभी नहीं थी, और यू वर गोइंग थ्रू ट्रॉमा? करेक्ट। मेरी विल पावर थोड़ी सी वीक हो गई थी, कभी फ्लक्चुएट हुई थी, पर आज की तारीख में विल पावर बहुत मायने रखती है, और वो मेरे अंदर बहुत है। और हमेशा मुझे माँ बाप ने यही सिखाया कि सामना करो, साहब ने भी यही सिखाया, भागो मत, किसी के परिस्थिति से भागो मत। तो मैं स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा रास्ता इस्तेमाल किया था, रेकी करती थी हीलिंग के लिए। हाँ, हीलिंग के लिए।
और खुद पे रेकी करी, काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी करी, शाहरुख को जब ऑपरेशन हुआ था तभी उसको भी दी थी, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो स्पिरिचुअलिटी या रेकी हो या ऐसा कोई भी माध्यम हो जिसमें क्या आपका मन बहुत शांत हो जाता है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी। हाँ, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, जो इर्द गिर्द घूमते रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो बैलेंस कर लेता है। आपके बारे में एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ा था दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। तो जब वो आर्टिकल निकला तो तब ये भी बात चल रही थी इसमें सोनिया गांधी नॉट राहुल गांधी। मैं उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कौन सी औरतों को आइडल मानते हो, या कौन सी औरत आपको इंस्पायर करती है। उस वक्त मैंने अपना बयान ये दिया था कि इंदिरा गांधी जी, डेफिनेटली, बिकॉज आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय हर करेज एंड द वे द डिसीजंस व्हाट शी हैज टेकन एट दैट टाइम। सोनिया गांधी जी का उस वक्त इसलिए नाम लिया था कि बीइंग अ फॉरेनर in that situation, the way she handled it at that time, it's a commendable thing. मैंने वो जस्ट बिकॉज शी इज़ कांग्रेस लेडी, ये वो मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे सिर्फ लेडी के बारे में पूछा गया और वो उतना ही उन्होंने पकड़ के उसको कांग्रेस का कलर दे दिया और फिर मेरा नाम चिपका दिया। ठीक है, आपके साथ ऐसे कई बार हो चुका है। हाँ, तो वो एक्चुअली शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि ये क्या कंट्रोवर्सी या कितनी गंदी सोच लोगों, पर आप रेफ्यूट नहीं करते हैं जैसे सोशल मीडिया में ट्वीट्स होता है? क्यों? ये मुझे साहब ने बोला है, जितना आप उसकी चर्चा करोगे नेगेटिव चीज़ों की, उतनी वो चर्चा बढ़ती जाएगी। उसको या तो महत्व ना दो, उसको इग्नोर करो, आप अपना कार्य करते जाओ, बस आगे जाओ। मुझे उन्होंने एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से बताई। उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया एक लाइन, मुझे बोले इस लाइन को बिना छुए बड़ा करके दिखाओ। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, सॉरी That's all right. हाँ, मैंने फिर थोड़ी बड़ी लाइन नीचे डाली, तो बोलते यही है, बस यही ध्यान में रखो। Nothing should affect. People will definitely come on you because you are a single woman. That's a very easy target to tarnish your character. That's the best thing in India, which one has to do. They get succeeded. If you get affected. But person like us who has developed good willpower will never get affected. Okay. And my strength is my children. They have always supported me. My strength is my mother and father. My strength is my father-in-law. My strength is my God. So it has not affected me. Nice. Thank you so much, Smita ji, for being part of the podcast. And it was really nice talking to you. Really nice talking to a woman of substance. And let's see what happens with your career in politics and in films. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for watching or listening to this. Namaste. Jai Hind.